आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। वहीं अब आरएलडी में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। आरएलडी के उत्तर प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने विधेयक पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए इस्तीफे का ऐलान किया और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखा हमला बोला। शाहजेब ने कहा कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी को पूरी ईमानदारी से समर्थन दिया था, लेकिन वक्फ बिल पर पार्टी के रुख ने उस भरोसे को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के रास्ते से भटक चुके हैं और अब उनकी नीतियां मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध हैं। मुसलमानों ने उन्हें झोली भरकर वोट दिए, लेकिन उन्होंने हमारी भावनाओं के खिलाफ जाकर वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। शाहजेब रिजवी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय को समर्थन की जरूरत होती है तब ये चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वक्फ बिल जैसे फैसले समाज में भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये देश के हित में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने को हाईकोर्ट की अनुमति मिल चुकी है। इस पर अब बीजेपी नेता ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि हमें पश्चिम बंगाल में किसी भी कार्यक्रम के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। सरकार और पुलिस हमें यहाँ किसी भी चीज की अनुमति नहीं देती। रामनवमी की शोभा यात्रा हिंदू समुदाय के रिवाजों के मुताबिक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। दरअसल यहाँ रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। हावड़ा में साल 2023 में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर अक्सर सियासत देखने को मिलती है। राज्य में पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा देखने को मिली थी। मुंबई जैसे विकसित महानगर के उपनगरीय क्षेत्र में कुपोषण की गंभीर स्थिति सामने आई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार फरवरी 2025 तक कुल 16,343 बच्चे कुपोषण से प्रभावित पाए गए हैं। इनमें से 2,887 को गंभीर रूप से कुपोषित और 13,458 को मध्यम रूप से कुपोषित श्रेणी में रखा गया है। ये जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर सामने आई है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। फरवरी माह में कुल 2,38,094 बच्चों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 2,34,896 बच्चों की लंबाई और वजन मापे गए। इन आंकड़ों ने कुपोषण की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश की आर्थिक राजधानी में भी बाल पोषण को लेकर गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। बीते शुक्रवार थाईलैंड में पीएम मोदी और बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया यूनुस के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि हमें तो लगा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे तो उनके चीन दौरे पर चर्चा करेंगे। यूनुस द्वारा चीन में बांग्लादेश के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाली अपील पर कड़ा रुख अपनाएंगे। उनके उस बयान पर गहरी नाराजगी जताएंगे जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों को अलग करने की बात कही थी, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री ने इस पर कोई आपत्ति जताई और ना ही विदेश सचिव ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इसका जिक्र किया। क्या भारत के प्रधानमंत्री की सारी ताकत भारत के ही गरीबों, अल्पसंख्यकों, मजलूमों और राजनीतिक विरोधियों पर ही इस्तेमाल की जाएगी? मोदी जी या फिर देश के खिलाफ जाने वालों पर भी कभी चल पाएगी? दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में तथ्यों को छुपाने के लिए भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25,000 के रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि इल्मी ने याचिका में उनके द्वारा कुछ ट्वीट को दबा दिया गया था। शाजिया इल्मी ने सरदेसाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक्स पर उनकी टिप्पणियों को लेकर दायर किया था। हालांकि अदालत ने इल्मी द्वारा उनके मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। शाजिया इल्मी ने उनके और एक वीडियो पत्रकार के बीच विवाद दिखाने वाले 18 सेकंड के वीडियो क्लिप को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने उक्त वीडियो को हटाने के पूर्व अंतरिम आदेश की पुष्टि की। न्यायालय ने तर्क दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो इल्मी के शो से बाहर जाने के बाद भी जारी रहने से उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया था और इसे ऑनलाइन जारी नहीं रखा जा सकता है। नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में किसानों ने एक फैसला लिया है जो सुर्खियों में आ गया।
किसानों ने तय किया है कि जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कोल्हापुर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत कुछ अलग ढंग से किया जाएगा। किसानों ने फैसला किया है कि शिंदे के स्वागत में कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादित पैरोडी गाना बजाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए ये फैसला लिया है। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे के विरोध में भी किसान ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो तभी पता चलेगा जब शिंदे कोल्हापुर पहुंचेंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से वक्फ विधेयक पारित होने के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग इस विधेयक को खुद तो अपना ही रहे हैं और साथ में दूसरों को भी इसे अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अलग तरीके से वक्फ विधेयक को मानने की सलाह दी। संजय निरुपम बोले, वक्फ कानून का विरोध ना करें। कोई शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे तो भूलें ना कि कभी भी उनका जलियांवाला बाग हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद विपक्षी दलों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय में नाराजगी का माहौल है। सीमावर्ती किशनगंज जिले में विधेयक पास होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को जहां बढ़ा दिया गया है, वहीं बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। इधर कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक हाजी इजहार अस्फी ने शुक्रवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ बाइक जुलूस और पैदल मार्च निकालकर विधेयक का विरोध जताया। कठामठा से निकाला गया विरोध मार्च वरु गांव होते हुए बरबट्टा हाट पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। विरोध मार्च में लोग नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर विधायक हाजी इजहार अस्फी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की ये तानाशाह सरकार हमारे हक व अधिकारों को छीन रही है। अभी शुरुआत है, हम सभी लोग सिर पर कफन बांध लिए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि सेंट्रल यूक्रेन के शहर क्रीविये रिह में हुए एक रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। जिस शहर पर यह हमला हुआ है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहीं पले बड़े हैं। जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमले में मारे गए लोगों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल ने एक रिहायशी इलाके पर हमला किया। कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़ा अब बढ़ गया है। घटनास्थल से मिल रही तस्वीरों से पता चलता है कि एक 10 मंजिला इमारत के फ्लैट्स इस हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के साथ कमांडरों और पश्चिमी देशों के इंस्ट्रक्टर्स एक रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे थे, जिसे निशाना बनाकर किए गए एक मिसाइल हमले में 85 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.